चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास हम इंटरव्यू और इंटेरोगेशन टेक्निक्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमने इंटरव्यू को इंटेरोगेशन से ऐसे डिफरेंशिएट किया था कि इंटरव्यू के अंदर इट इज नॉन एक्यूजेटरी इन नेचर, और उसके अंदर ये होता है कि वो सिर्फ मुलजिम या अक्यूज जो सस्पेक्ट होता है उसका नहीं होता, बल्कि उसके अलावा विक्टिम का भी हो सकता है, विटनेसेस का भी हो सकता है। जबकि इंटेरोगेशंस वो होती हैं जो कि इंटरव्यू के बाद जब आपकी सस्पेक्ट लिस्ट जो है वो तैयार हो जाती है या आपको सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, तो फिर आप उसको इंटेरोगेट करते हैं। ठीक है जी। और मेरी आवाज आ रही है ना जी आप लोगों यस सर, आ रही है। को? गुड। अच्छा जी, इंटेरोगेशन जो है वो सस्पेक्ट की होती है। गोल इज टू एस्टैब्लिश सस्पेक्ट्स गिल्ट, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड होती है। ठीक है, ये वो जिस तरह से इंटरव्यू ओपन एंडेड था और वो बहुत ब्रॉड था कि उसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसी भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी मिल रही है तब भी आप उसको कलेक्ट करते हैं। तो interrogations are a bit different, or it is, and you can say that it is very focused and directed. So every question in it is close-ended and accusatory in nature, जिसकी वजह से उसका जो जवाब होता है वो स्पेसिफिक होता है। यस नो क्वेश्चंस होते हैं या फिर उनका शॉर्ट आंसर्स होते हैं। उसमें क्वेश्चन जो होता है वो ज्यादा डिटेल्ड होता है, आंसर इतना डिटेल्ड में इन्वॉल्व सस्पेक्ट एट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें फिर आप ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं जिसमें आप उसकी मतलब इसमें जाहिर सी बात है कि फिजिकली तो उसको टॉर्चर करने की नहीं बात होती, लेकिन साइकोलॉजिकल उसको डिसएडवांटेज जरूर होता है इंटेरोगेशन। यू मस्ट एडवाइज सस्पेक्ट ऑफ लीगल राइट्स, और आपको ये जरूर चाहिए कि एज एन इंटेरोगेटर आप इंफॉर्म करें लीगल राइट्स के बारे में सस्पेक्ट को। तो व्हाट आर दी लीगल राइट्स, और फिर उसको जो है वो आगे आप लेके चलें उसको कि लाइक फॉर एग्जांपल ही हैज अ लीगल राइट टू एंगेज हिज काउंसिल। ठीक है, हिज और हर काउंसिल। तो आप उसको ये राइट बताएंगे। ठीक है, और फिर उसके मुताबिक उसके ऊपर अगर वो कोई रिक्वायर करेगा चीज तो आप एक्ट करेंगे। कमलान आदिल, बाय डिजिटल फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान, इस आर्टिकल को हम पेपर में मेंशन कर सकते हैं सर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी, आर्टिकल का जहां तक सवाल किया तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी ऑथेंटिक सोर्स में ऑथेंटिक कामरान आदिल साहब जो हैं, ही इज वेली वेल रिकग्नाइज्ड पर्सन, और अभी वो पुलिस सर्विस में भी एज अ डीआईजी आई गेस वो काम कर रहे हैं। आप उनके जो आर्टिकल है कोई भी अगर वो किसी अच्छी जगह पे पब्लिश हुआ है, किसी अच्छे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, तो आप उसको कोट कर सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज से मुराद ये है कि अभी आप आगे जाके देखेंगे कि हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि हम, जाहिर सी बात है, आप उसको इंटेरोगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वहां पे जो है शाउटिंग आप एटलीस्ट जो है वो करेंगे, या आप उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। ठीक है, या फिर जो है उसकी बातों को झूठा साबित करेंगे। तो उससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल तौर पे तो एक बंदे को इफेक्ट आता है, जिसको पहले पहले इंटेरोगेट, अगर तो वो आ, ये समझ लें कि एक ऐसा बंदा है कि जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके लिए तो ऑब्वियसली ये आम सी चीज होगी। लेकिन जो एक नया क्रिमिनल है या कोई यंग एज का बंदा है, तो उसके लिए काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज होगा। अच्छा जी, एक्यूजेटरी इंटरव्यूज होते हैं बेसिकली जो इंटेरोगेशन होती हैं। एंड इंटेरोगेशन इज द प्रोसेस बाय विच सस्पेक्ट आर क्वेश्चनड इन रिगार्ड टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटी दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। द इंटेरोगेशन विल इन्वॉल्व इंटरव्यूअर accusing the suspect. Interrogation may scheduled at the conclusion of the investigation after all the evidence has been considered। ठीक है, ये भी एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप जो इंटेरोगेशन नॉर्मली तब होती है जब बंदे को आप कस्टडी में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप कस्टडी में तब लेते हैं बंदे को, और लेना भी तभी चाहिए कि व्हेन आफ्टर some in some investigation you have concluded or you have sufficient evidence to connect that person with the commission of offense। ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक कर चुके होते हैं और एविडेंस पहले आप कलेक्ट करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं केस को, और फिर उसके बाद उससे इंटेरोगेशन करते हैं
ताकि वो एविडेंस उसको कन्फ्रंट किया जाए और उसका जो वर्जन है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो भी वो डिफेंस लेना चाहता है। There are also times when, depending on the suspect's behavior, an interview will change into interrogation. This step should not be taken lightly. कभी कभार ये होता है कि इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू के दौरान ही अगर उसको ये चीज कंफर्म हो गई है कि ही इज द सस्पेक्ट और ही इज द एक्यूज्ड इन दिस केस, तो वो इंटरव्यू इंटेरोगेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होना नहीं चाहिए। Once the tone of the conversation has moved to accusatory, it is virtually impossible to stop and go back to interviewing. जब आप एक दफा इंटरव्यू से इंटेरोगेशन के ऊपर चले गए हैं और आपकी कन्वर्सेशन की जो टोन है वो थोड़ी हार्श हो गई है और आप इल्जाम एक्यूजेशन लगाना शुरू कर गए हैं, तो उसके बाद दोबारा वो जो इलिसिटेशन की, जिस तरह से हमने देखा था ना कि एक डिस्क्रीट एक सीक्रेट मेथड था टू गेट इंफॉर्मेशन, तो फिर वो उस स्टेप पे आप कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वो बंदा जो है वो अलर्ट हो जाएगा और कभी भी आपका वो म्यूचुअल ट्रस्ट और वो रिलेशनशिप उसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। In the interrogation, the investigator will do most of the talking, and the questions asked of the suspect will be more direct and less open-ended. During the process, the interviewer covers several specific topics: who we are and what we do. The interviewer describes his role, values and goals of organization. ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा कि वो क्या करता है और क्या रोल है उसका इसके अंदर। द इंटरव्यूअर स्ट्रेसेस हाउ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी और ब्रीफली एक्सप्लेन्स देयर कोर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन और एम्प्लॉइज। ठीक है जी, कि उसका वो ये एक्सप्लेन करेगा कि उसका जो फंक्शन है जॉब का वो ये है कि वो सिटीजन और जो लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में उनको प्रोटेक्ट करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम हो सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटेरोगेशन या इंटरव्यू किस तरह का होगा। द इंटरव्यूअर और द इंटेरोगेटर एक्सप्लेन्स द पार्ट ऑफ हिज और हर जॉब is to investigate different types of crimes and violation. Interviewer lists several types of offenses, including one of the subject is suspected of an involvement, to make him realize that he is a capable investigator और वो उसके साथ वो चीजें शेयर कर सकता है अगर वो चाहे, if he is not guilty. How we investigate: the investigator goes on to describe the variety of investigation tools at their disposal, specifically several investigative techniques that could have led to identification of the सब्जेक्ट आर डिस्कस। ठीक है, वो ये भी मतलब जरूरी नहीं है ये सारी चीजें हों, लेकिन ये भी वो टूल इस्तेमाल कर सकता है कि उसके पास जो और टेक्निक्स हैं या और जो जिन मतलब जिस तरह की चीजें वो उसके ऊपर एम्प्लॉय कर सकता है उसके बारे में बताएगा, और जो एविडेंस उसने कलेक्ट कर लिया है उससे उसको कन्फ्रंट कराएगा, ताकि और किन टेक्निक्स के थ्रू उसने कन्फ्रंट कराया ताकि उनको ये पता रियलाइज हो सके वो जो सब्जेक्ट है उसको, कि अगर मैं इससे ज्यादा झूठ बोलूंगा या कोई गलत बात करूंगा कि तो ये वो दूसरी किसी और एविडेंस से उसको वेरीफाई कर ले। The direct accusation is best used when there is substantial evidence of the suspect's guilt on the crime of one crime. In this style, the interviewer begins the interrogation by informing the subject that the conversation is to discuss his or her involvement in the डायरेक्ट एक्यूजेशन आ जाती है इंटेरोगेशन के अंदर। वो क्यों होती है और वो कब आती है? कि जब यू हैव सब्सटेंशियल एविडेंस और सफिशिएंट एविडेंस आपके पास होता है टू कनेक्ट द एक्यूज विद द कमीशन ऑफ। द इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्म्स द सब्जेक्ट दैट द एविडेंस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट कमिटेड द क्राइम। नॉर्मली द सब्जेक्ट विल डिनाई द एक्यूजेशन। इन्वेस्टिगेटर जो स्टार्ट करेगा इंटेरोगेशन उसमें वो उसको बता देगा कि जी यू आर accused of this crime, ठीक है, and we have this evidence against you। ठीक है, वो सब्जेक्ट कौन है? वो accused है जिससे इंटेरोगेशन, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी वो क्या करेगा, डिनाई कर देगा उन एक्यूजेशंस। The interviewer immediately re-accuses the subject using the same wording as before and then begin offering rationalization for the crime। ठीक है, तो इंटरव्यूअर या इंटेरोगेटर क्या करेगा कि जब वो डिनाई करेगा तो वो दोबारा एक्यूज करेगा उसको। ये भी एक टेक्निक का पार्ट है कि टू मेक हिम रियलाइज कि दीज आर द एलिगेशंस अगेंस्ट यू, और फिर उसके बाद वो
इस चीज की डिनायल को नहीं सुनेगा, वो फिर आगे, अब चूंकि मोस्ट ऑफ द टॉकिंग इंटेरोगेटर ने करनी है, तो वो फिर उसमें आगे जो है वो उसकी एक्सप्लेनेटरी मोड में चला जाएगा कि व्हाट रैशनलाइजेशन उसकी जो है वो देना शुरू कर देगा, विच मीन्स के उसको कहेगा कि जी यू माइट हैव कमिटेड दीज ऑफेंसेस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। उसकी जो रैशनलाइजेशन, उसकी जो मोटिवेशन है, वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि इस वजह से तुमने ये काम कर लिया होगा। अब इन्हीं इंटेरोगेशन टेक्निक के अंदर ये आती है रीड टेक्निक, ठीक है। रीड टेक्निक इज यूजफुल एज अ जनरल इंटरव्यू फॉर्मेट एंड व्हेन देयर आर सेवरल पीपल सस्पेक्टेड ऑफ द सेम क्राइम, ठीक है। अब ये इंटरव्यू या इंटेरोगेशन की टेक्निक है। इस टेक्निक, ये जो है ना, ये इंटरव्यू इंटेरोगेशन को ओवरलैप करके स्टडी करती है। इसमें ये कहती है कि जिन भी लोगों को आपकी सस्पेक्ट लिस्ट में है सारे, उनसे आप एक जनरल इंटरव्यू के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टेक्निक के अंदर क्या है कि द कोर ऑफ द रीड टेक्निक इज द रीड इंटरव्यू टेबुलेशन शीट, ठीक है। इसमें एक वो टेबल सा बनाते हैं, एक टेबुलेशन शीट बनाते हैं, और उसमें जो है वो ऊपर नाम सबके अलग अलग सस्पेक्ट्स के लिख देते हैं, और फिर देखते हैं कि किसने कौन सा आंसर का क्या जवाब दिया, ठीक है। ताकि हम कंपेयर कर सकें कि किस सस्पेक्ट ने उस सेम क्वेश्चन का क्या आंसर किया है, और क्या वो एविडेंस से वेरीफाई हो रहा है या नहीं। दिस कंसिस्ट ऑफ अ वार्निंग ऑफ राइट्स, अ मेडिकल डेटा शीट एंड 15 नंबर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मेडिकल डेटा शीट होगी, वार्निंग ऑफ राइट्स होंगे जिसमें उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और 15 सवाल उससे पूछे जाएंगे जिसका वो अपने 15 जो है वो रिटर्न में या ऑरली उसका जो है वो आंसर करेगा। Each question has a space next to it where the interviewer uses an abbreviation to note his opinion on whether the subject answered truthfully, deceitfully, or the interviewer is uncertain about the truthfulness of the response. अब वो जो सवाल पूछा गया है उसका अक्यूज ने क्या जवाब दिया, और उसके आगे एक जो है वो कॉलम खाली होगा जिसके अंदर वो इंटरव्यूअर लिखेगा कि उसकी ओपिनियन के मुताबिक ये जो जवाब इस बंदे ने दिया है, ये सच्चा है, ये डिसीटफुल है, झूठा है, ठीक है, इसमें कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, या कोई कंफर्म नहीं है, उसको अनसर्टन है कि ये झूठा है या सच्चा है, वो सारी उसके अंदर लिखेगी। द इंटरव्यूअर ऑल्सो राइट्स डाउन द सब्जेक्ट्स आंसर टू ईच क्वेश्चन, ठीक है। उसमें एक कॉलम में उसके आंसर्स भी लिखेगा कि ये जवाब उसने क्या दिया है, ताकि वो डॉक्यूमेंट हो सके और वो बाद में इस्तेमाल हो सके। द क्वेश्चन डील विद द इशू अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वो जो सवालात होंगे वो डायरेक्टली रिलेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के साथ कि क्या चीज इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऐसे ही रैंडम सवाल जो है वो नहीं पूछेगा। The interviewer asks questions concerning what the subject knows about the crime, if the subject is involved, who the subject thinks is involved, what should happen to the person who did it, did the subject ever think about doing it, subject's alibi, ठीक है। ये रेलेवेंट सारे सवालात उससे पूछे जाएंगे कि वो क्राइम के बारे में क्या जानता है, वो खुद इन्वॉल्व है इसमें कि नहीं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसको क्या क्या वो समझता है कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और जो जो बंदा इन्वॉल्व हो उसके साथ क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से कि उसकी एलिबाई एलिबाई होती है कि इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब ये होता है कि आप जब जो अक्रेंस जो सजेस्ट करें कि क्राइम जो है वो एक लोकेशन ए पे हुआ है, जब एट द सेम टाइम ऑफ द डे आप किसी और जगह पे अगर मौजूद हैं, तो दैट इज योर एलिबाई, ठीक है। कि आप एलिबाई की प्ली तब लेते हैं कि आपके ऊपर मर्डर की एलिवेशन लगी है इस्लामाबाद के अंदर, और आप उस टाइम पे उस दिन जिस दिन का अलेज किया जा रहा है कि इस दिन इसका मर्डर हुआ है, उस दिन आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद ही नहीं थे, आप किसी और सिटी या किसी और कंट्री में मौजूद थे। दिस इज कॉल्ड एलिबाई। इफ the interviewer feels that the subject has shown sign of guilt, he or she would make an accusation and continue on the interrogation, ठीक है। अगर उसको इंटरव्यूअर को लगे कि जी इसने इन सवालों के जवाब में कोई साइंस ऑफ गिल्ट शो कर दिए हैं, तो फिर वो इंटरव्यू को इंटेरोगेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। थ्री कंपोनेंट्स हैं इस रीड टेक्निक के। फैक्चुअल एनालिसिस है सबसे पहले। फैक्चुअल एनालिसिस रिलाइज ऑन नॉट ओनली ऑन क्राइम सीन एनालिसिस बट ऑल्सो ऑन इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम ईच सस्पेक्ट। सिर्फ जो क्राइम सीन के ऊपर जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर नहीं फोकस किया जाता, बल्कि जो इंफॉर्मेशन
सस्पेक्ट से मिल रही है उसका भी फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। अप्लाइंग फैक्चुअल एनालिसिस रिजल्ट इन एस्टैब्लिशिंग एन एस्टिमेट ऑफ पर्टिकुलर सस्पेक्ट प्रोबेबल गिल्ट एंड इनोसेंस। ठीक है, उससे पता क्या लगता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी पता लगती है कि ये गिल्टी हो भी सकता है या नहीं हो सकता। दीज आर रिलेटेड टू क्राइम जिनमें कोई बंदा नॉमिनेटेड नहीं होता, ठीक है, जिसमें किसी का पता ही नहीं होता कि सस्पेक्ट कौन है। जब सस्पेक्ट का पता होगा फिर तो आप उसके ऊपर फोकस्ड इंटेरोगेशन करेंगे, क्योंकि वो फिर आपने फिर भी जाहिर सी बात है ये डिटरमिन तो करना ही है कि वो बंदा गिल्टी है या नहीं है, लेकिन उसमें मल्टीपल सस्पेक्ट्स नहीं है। बेस्ड ऑन सच थिंग एज सस्पेक्ट्स बायोसोशल स्टेटस जो है ना, जेंडर, उसकी रेस, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, इन सब को कंसिडरेशन में रखते हुए इस फैसले पे पहुंचेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गिल्ट है या नहीं। और ये भी देखा जाएगा वेदर ही हैड और शी हैड द अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम, एक्सेस टू कमिट क्राइम, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस थी या नहीं थी, देयर बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर द क्राइम, देयर मोटिवेशंस एंड प्रोपेंसिटी टू कमिट क्राइम। ठीक है, क्या उनके पास कोई मोटिवेशन, कोई पर्पस था कि जिसकी वजह से वो ये क्राइम कमिट कर सकते थे। एंड इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस, और फिर उसके बाद जो एविडेंस है उसको भी इवेल्युएट करेगा कि क्या वाकई उसके इस ये जो मैं थ्योरी एक बना रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए फिजिकल एविडेंस मौजूद है या नहीं। दिस फैक्चुअल एनालिसिस इज ऑल्सो इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द सस्पेक्ट and the crime which will be helpful during the interrogation of the suspect believed to be guilty, such a motive or the suspect's personality type। ठीक है, कि जब वो इंटेरोगेशन उसने करनी है तो उससे पहले वो फैक्चुअल एनालिसिस उसकी पर्सनैलिटी का और वो सारी चीजों का कर लेगा, ताकि उसके माइंड में ये चीज क्लियर हो कि इसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी और क्या क्या मोटिवेशंस थी कि वो ये क्राइम कमिट कर। उससे क्या होगा कि एज अ रिजल्ट उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो या इंटेरोगेशन है वो बड़ी फ्रूटफुल हो। फिर बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू। ठीक है, रीड टेक्निक में बिहेवियर एनालिसिस भी किया जाता है। इंटरव्यू एज नॉन एक्यूजेटरी क्वेश्चन। ठीक है, ये इंटेरोगेशन से पहले आ रहा है और इसमें क्या है कि नॉन एक्यूजेटरी क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसमें आप उसको जो है वो उसको असेस कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग बोथ स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर प्रोवोकिंग क्वेश्चन to elicit behavior symptoms of truth deception from the person being interviewed। इसमें दो किस्म की चीजें होंगी, एक तो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सवालात होंगे और दूसरे ऐसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे जिससे वो बंदा प्रोवोक, उस प्रोवोक होने से क्या होगा कि वो बंदा एंशियस हो जाएगा, वो बंदा एंग्री हो जाएगा, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो कोई ना कोई ऐसी बात जो छुपाने की कोशिश कर रहा है वो सामने। The investigator first asks background questions to establish the person's information about the suspect and allow the investigator to evaluate the suspect's normal verbal and non-verbal behavior। The investigator then asks behavior-provoking questions intending to elicit different verbal and non-verbal responses from the truthful and deceptive suspect। पहले वाले सवाल जो होंगे वो बहुत नॉर्मल किस्म के होंगे, जस्ट कि उसका नॉर्मल बिहेवियर चेक करने के थे, और फिर दूसरी जो कैटेगरी में सवाल होंगे वो बिहेवियर प्रोवोकिंग क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है जो रीड टेक्निक है उसके अंदर मेन जो थर्ड स्टेप आता है वो इंटरव्यू आता है। ठीक है, और इंटरव्यू में जो है वो 9 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व। एक है पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन। ठीक है, द इन्वेस्टिगेटर टेल्स द सस्पेक्ट दैट द एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द पर्सनस गिल्ट। अब देख रहे हैं कि पहले आपने एक तरह से इंटरव्यू के अंदर इन्वेस्ट वो की बेसिक एविडेंस कलेक्ट किया, और फिर ये जो इंटरव्यू जिसको रीड टेक्निक कह रही है इट इज बेसिकली एन इंटेरोगेशन, जिसमें आप एक तरह से उसके खिलाफ एविडेंस जो है उसको कन्फ्रंट कराते हैं कि दिस इज द एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट यू, व्हाट डू यू से अबाउट। ठीक है, और फिर थीम डेवलपमेंट। द इन्वेस्टिगेटर देन प्रेजेंट्स अ मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर द ऑफेंस, सच एज प्लेसिंग द मॉरल ब्लेम ऑन समवन एल्स और आउटसाइड द सर्कमस्टेंस। फिर क्या करता है वो कि एक्यूजेशन के बाद उसके ऐसी एक थीम डेवलप करने की कोशिश करता है, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है कि उसको फील हो, जो सब्जेक्ट है उसको ये फीलिंग आए कि इन्वेस्टिगेटर मेरी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर रहा है कि जिन सूरत हाल के अंदर, जिन सरकमस्टांसेस के अंदर मैंने ये क्राइम कमिट किया, तो वो उस चीज को मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग एंड अ सिंपैथेटिक मैनर
के अंदर वो उसको बेसिकली ल्योर इन करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जो है उसको एडमिट कर ले गिल्ट को और उसकी डिटेल्स बताए। और फिर उसके बाद जो है हैंडलिंग डिनाइल्स आता है इस टेक्निक के अंदर, कि वो जब डिनाई कर देगा सस्पेक्ट तो फिर वो क्या करेगा कि व्हेन द सस्पेक्ट आस्क फॉर परमिशन टू स्पीक एट दिस स्टेज likely to deny the accusation, the investigator should discourage allowing the suspect to do so. The Reed website asserts that the innocent suspects are less likely to ask for permission and more likely to promptly and unequivocally deny the accusation. The website states that it is very rare for an innocent suspect to move past this denial state. ठीक है, अब क्या होगा कि वो कहते हैं कि नॉर्मली साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि जो बंदा बिल्कुल इनोसेंट है वो आपसे परमिशन नहीं लेगा कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ या क्या मुझे एक्सप्लेन करने, वो ऑल टुगेदर उसी टाइम पे उसको प्रॉम्प्टली डिनाई कर देगा कि ऐसा मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया, आई डू नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन दिस। और जो थोड़ा सा सस्पेक्ट जो अपना केयरफुली क्राफ्टेड आंसर देना चाह रहा है तो वो बड़ा टेक्निक से पूछेगा कि जी मुझे जवाब देने की इजाजत दें। तो अगर वो शुरू में सवाल इजाजत मांगता है तो आप उसको डिनाई कर देंगे और उसको अपनी बात पूरी कंप्लीट करेंगे ताकि उसको मेक श्योर करेंगे जी वो अंडरस्टैंड कर रहा है ये सच। Overcoming objections. When attempts at denial do not succeed, a guilty suspect often makes objections to support a claim of innocence. I would never do that because I love my job. ठीक है, कि जब वो डिनाई आप उसके डिनाइल को नहीं मान रहे, ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो ऑब्जेक्शंस रेज करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। The investigator should generally accept these objections as if they are truthful rather than arguing the suspect and use the objections to further develop the theme. कि इन्वेस्टिगेटर अब क्या करेगा कि वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको मान लेगा, उनको उस टाइम पे एट दैट टाइम कोई डिनाई नहीं करेगा और उसको सुन लेगा कि जो भी वो आंसर उसका देना चाहता है और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। प्रोक्योरमेंट एंड रिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट्स अटेंशन। वो इस इंटेरोगेशन के दौरान ये मेक श्योर करेगा कि उसकी अटेंशन कहीं और जो है वो डाइवर्ट ना हो। ठीक, उसके लिए उसको जो है ना वो डिफरेंट मीन्स इस्तेमाल कर सकता है। द इन्वेस्टिगेटर मस्ट प्रोक्योर द सस्पेक्ट्स अटेंशन सो दैट द सस्पेक्ट्स फोकस ऑन द इन्वेस्टिगेटर्स थीम रादर देन ऑन पनिशमेंट। कि वो जो थीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि जिसके अंदर रहते हुए उसने ये क्राइम कमिट किया उसको ये एडमिट कर ले, वो उसके ऊपर उसकी फोकस रहे और वो उसका फोकस कहीं और ना जाए, तो उसको अपनी अटेंशन उसकी अपनी बातों में ही रखेगा। वन वे द इन्वेस्टिगेटर कैन डू सो इज टू क्लोज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड द सस्पेक्ट। एक तरीका उसका ये है कि वो सस्पेक्ट के बड़े करीब आ जाएगा और करीब आगे बात करेगा, तो जिसकी वजह से वो एक फिजिकल प्रेजेंस की वजह से उसके ऊपर अटेंशन रहेगी। द इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो चैनल द थीम डाउन टू द प्रोबेबल अल्टरनेटिव कंपोनेंट्स। ठीक है, वो थीम जो है उसको ब्रेक डाउन करेगा ताकि उसको आसान अल्फाज में उसकी समझ लगे। हैंडलिंग द सस्पेक्ट्स पैसिव मूड। अगर वो जो है ना बहुत इजी और पैसिव मूड शो करता है तो उसको भी हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर। द इन्वेस्टिगेटर शुड इंटेंसिफाई द थीम प्रेजेंटेशन and concentrate on the central reason he or she is offering as psychological justification and continue to display an understanding and sympathetic demeanor in urging the suspect to tell the truth। ठीक है, कि अब उसको जो है वो उसको इंटेंसिफाई करता जाएगा और वो जो उसकी एक थीम बेसिकली क्या बिल्ड कर रहा है कि वो सरकमस्टांसेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो जो सस्पेक्ट है वो अपने आप को ब्लेम ना करे, बल्कि ज्यादातर यही होता है ना कि जब क्रिमिनल्स क्राइम कमिट करते हैं तो वो अपने आप को ब्लेम नहीं करते बल्कि सरकमस्टांसेस को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये मैं शायद ये ना करता लेकिन मैं मजबूर था और इन सरकमस्टांसेस की वजह से। तो बेसिकली वो उसको शो ये कर रहा है कि मैं इन सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि उसके साथ सिंपैथेटिक मैनर एक तरह से शो करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ल्योर इन हो और वो चीजों को एक्सप्लेन कर सके। Presenting an alternative question, the investigator should present two choices, assuming that the suspect's guilt and developed as logical extension for the theme।
अब वो थीम डेवलप करते करते वो आगे क्या कर रहा है कि अब उसने एक सेल्फ अज्यूम कर लेगा कि जी इसने भी मान लिया और मुझे भी पता है कि ये बंदा गिल्टी है, और फिर उसमें दो अल्टरनेटिव्स देगा कि आप तुमने ये जैसा एग्जांपल है इसकी कि डिड यू प्लान दिस थिंग आउट और डिड जस्ट इट जस्ट हैपन इन द ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। अब इन दोनों सिचुएशन में उसने उसको गिल्टी प्रिज्यूम कर लिया, ठीक। और जस्ट वो एक एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुमने ये प्लानिंग के साथ किया था या बस अचानक से हो गया, कि वो इसमें से कोई एक ऑप्शन ले ले और वो कहे कि इट हैपेंड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट और ये मैंने प्लान नहीं किया। द इन्वेस्टिगेटर में फॉलो द क्वेश्चन विद अ सपोर्टिव स्टेटमेंट which encourages the suspect to choose the more understandable side of the alternative। अब alternatives में से जो थोड़ी सी ज्यादा सूटेबल साइड है वो उसमें से चूज करेगा, हो सकता है चूज कर ले, हो सकता है ना भी करे, लेकिन वो उसको ये इस तरह से एक केस बिल्ड करने की कोशिश। हैविंग द सस्पेक्ट orally relate various details of the offense, ठीक है। आफ्टर द सस्पेक्ट एक्सेप्ट वन साइड ऑफ द अल्टरनेटिव, आप लेट सपोज ने ये पुट कर दिया और उसने एक साइड मान लिया कि इट हैपेंड इन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तो अब उसने उसको ही कोई आगे कंटिन्यू करना है। द इन्वेस्टिगेटर शुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड विद अ स्टेटमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट एक्नॉलेजिंग दैट एडमिशन। द इन्वेस्टिगेटर देन सीक्स टू ऑब्टेन अ ब्रीफ ऑरल रिव्यू ऑफ द बेसिक इवेंट्स बिफोर आस्किंग मोर डिटेल्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब वो इस चीज को रीइंफोर्स करेगा कि अब तुमने ये चीज मान ली है तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था, और ब्रीफ जो है उसकी डिटेल जो भी वो बताना चाहता है उसको सुनेगा और फिर उसके बाद उसकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा डिटेल। कन्वर्टिंग एंड ओरल कन्फेशन इनटू अ रिटन कन्फेशन, अक्सर इंटेरोगेशन में ये भी हो सकता है कि वो चूंकि मान गया, एडमिट कर गया, तो वो कन्फेस करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो एक्यूज होते हैं वो कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं होते। और पाकिस्तान में तो कन्फेशन बिफोर पुलिस इज इनएडमिसिबल, तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन होना जरूरी है, जो कि बहुत रेयरली होता है। The investigator must convert the oral confession into a written or recorded confession. The website provides some guidelines such as repeating Miranda warnings। ठीक है, Miranda warnings होती है, Miranda rights are the right to remain silent, ठीक है। तो वो बार बार उसको ये री कराएगा कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक द स्टेटमेंट, अगर तुम अपनी मर्जी से कन्फेशन करना चाहते हो तो ही करो, और अदरवाइज जो है ना लीगली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू। हमारे भी यहाँ जब मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट उसको ये दोबारा रीअसर्ट करता है कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक दिस कन्फेशन, और अगर तुम ये कन्फेशन करते हो तो इट कैन बी यूज इन योर फेवर एंड अगेंस्ट यू, बोथ सिनेरियोज के अंदर वो इस्तेमाल हो। तो उसके बाद अगर वो फिर भी वॉलंटियर करना चाहे कन्फेशन के लिए तो फिर वो कर सकता है। हैंडलिंग द सस्पेक्ट पैसिव मूड, एनी एग्जांपल। जी पैसिव मूड का मतलब ये होता है ना कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो जो है ना बहुत ज्यादा खामोश हो गया, तो उसको आप इंटेंसिफाई करेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है, और उसको अटेंटिव रखेंगे और उसको जो है ना डल नहीं होने देंगे ताकि वो इन्वॉल्व रहे कॉन्वर्सेशन। अच्छा, मिरांडा राइट्स अवॉइडिंग लीडिंग क्वेश्चन एंड यूजिंग द सस्पेक्ट्स ओन लैंग्वेज, ठीक है। रिटन कन्फेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो कहना चाहता है वो एज इट इज रिकॉर्ड किया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए कि वो बाउंड नहीं है। इसी तरह एक और टेक्निक है विच इज कॉल्ड काइनेसिक इंटरव्यूइंग। काइनेसिक इंटरव्यूइंग यूज टेक्निक्स टू इंटरप्रेट सब्जेक्ट्स ट्रूथफुलनेस बाय इवेल्युएटिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है, कि वो क्या कह रहा है उसके वर्ड्स, और नॉन वर्बल में क्या आएंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, इन दोनों को कंसिडर करते हुए उसके गिल्ट को डिटरमिन किया जाता है। Like most of the methods, kinetic interviewing can be divided into two phases, detection and interviewing, ठीक है। जैसा उसमें भी जो रीड टेक्निक थी उसमें भी दो स्टेजेस ऐसी थी जिसमें आप पहले एनालिसिस कर रहे थे और फिर इंटेरोगेशन करना स्टार्ट करते थे। इसी तरह काइनेसिक इंटरव्यूइंग में भी क्या होगा कि पहले आप डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन ऑफ एविडेंस, वेदर देयर इज सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट हिम और नॉट, और फिर देन यू विल प्रोसीड विद द इंटेरोगेशन। इंटरव्यूअर हैज द ऑप्शन टू स्टॉप इंटरव्यू बिफोर मेकिंग एन एक्यूजेशन, ठीक है। काइनेसिक इंटरव्यूइंग में क्या होता है कि उसको इंटेरोगेशन से थोड़ा सेपरेट रखा हुआ है और इंटरव्यूअर के पास ये ऑप्शन होती है कि वो इंटरव्यू ले जो कि नॉन एक्यूजेटरी होगा और उसको स्टॉप कर दे इंटेरोगेशन स्टार्ट करने से पहले और कोई एक्यूजेशन उसके ऊपर ना लगाए।
Kinetic interviewing differs from some of the techniques discussed earlier in that it places greater reliance on verbal communication with the subject. ठीक है, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस करती है ये टेक्निक. The interviewer observes behavior associated with the subject's response to the question. The interviewer looks for disconnects between the subject's words or actions. ठीक है, इसमें नॉन बिहेवियर जो नॉन वर्बल जो उसका बिहेवियर है उसको बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है और उसका फोकस ये होता है कि क्या उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसके वर्ड्स जो वो बोल रहा है उसका साथ दे रहे हैं या नहीं. The interviewer also evaluates the wording chosen by the subject, looking for signs of deception. Because kinetic interviewing places more reliance on the subject word choice and phrasing, it is the best suited for the method mentioned here for telephonic interviewing. ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यूइंग में भी ये मेथड इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसका फोकस क्या है, आपके वर्ड्स और फ्रेजेस पे इसका ज्यादा फोकस है कि किन वर्ड्स को यूज करते हुए या किस तरह से वो उसको आंसर कर रहा है. अच्छा जी, एथिकल गाइडलाइंस क्या है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए? लीगैलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. डू नॉट एक्सेप्ट इन्वेस्टिगेटिव असाइनमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल. ठीक है, अच्छा जी, कुछ जो होते हैं वो बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीजें उनसे भी रिलेट कर रही हैं कि वो अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो फिर उससे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग अगर जो पार्टी है जो जिसकी फेवर में वो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई केस जो है वो उसकी इंटेरोगेशन को टेकअप ना. दिस इज द लीगैलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट. ये ऐसे ही है जिस तरह कोई पुलिस ऑफिसर भी अगर एक केस के अंदर जो है वो खुद पार्टी है, खुद इन्वॉल्व है या वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो फिर वो उसी से कनेक्टेड किसी और केस की जिसमें दूसरी पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो तो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट ना करे. जी, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट लीगल इन पाकिस्तान. प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास सिर्फ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते. लेकिन यहाँ पे बात सिंपल हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप दो इन्वेस्टिगेशंस ऐसी ना एट अ टाइम कंडक्ट कर रहे हैं जो आपस में इन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, the investigator is also ethically barred from accepting an investigative assignment that presents a conflict of interest with the investigator assignment he has already accepted or has reason to believe that he will accept in future. The investigator may not ethically accept any employment or assignment of an investigative nature when the object of employment is per se illegal. ठीक है, कि कोई जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की अगर बात करें तो वो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है अंडरटेक नहीं करेगा जो कि पर सी इलीगल है, किसी इलीगल काम से रिलेट कर. इसी तरह से ये हमारे अगर उसको कंपेयर करें तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई ऐसी जो है ना चीज पे या किसी ऐसी टेक्निक पे फोकस नहीं करेंगे विच इज इटसेल्फ इलीगल इन नेचर. Examples of this would be an investigation to remove or conceal or destroy evidence of criminal act. ठीक है, कि एग्जाम्पल ये है कि आप खुद जो है कोई इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस को कंसील कर रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो दिस इज अगेंस्ट द लीगल एथिक्स और लीगल गाइडलाइन. और टू डिप्राइव एनी इंडिविजुअल ऑफ एनी राइट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. या वो इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस तरह से कंडक्ट कर रहा है कि वो एक दूसरे के स्लाइड जी मैं कर वो इस तरह से इंटरव्यू कर रहा है कि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन कर रहा है. ठीक है, या किसी बंदे को एक फेयर ट्रायल का राइट नहीं दे रहा, बायस्ड होकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. दीज आर अगेंस्ट द लीगल एथिक्स. ये स्लाइड्स ही ग्रुप में मैंने शेयर की हुई हैं, आप वहां से भी देख सकते. The investigator is also ethically bound to accept only the investigative assignment, the result of which are to be or may be employed for just and lawful purpose. ठीक है, वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा जिसका जो रिजल्ट है वो कोई लीगल या लॉफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल. The ethical investigator may not accept employment for any organization of a subversive nature or any other organization which aims or is attempting to overthrow the government of Pakistan.
कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। एक एथिकल गाइडलाइंस में ये भी चीज आती है कि जो बंदा काम कर रहा है उस इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट पे, वो क्या करेगा कि वो उसको सीक्रेटिव रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा, और उसकी डिटेल जो है वो किसी भी बंदा, इवन अपने कॉलीग्स के साथ भी शेयर नहीं करेगा जो कि उस असाइनमेंट या उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नहीं। Investigator shall not disclose any confidential information to anyone other than the people legally entitled to. The investigator is ethically bound to adhere to both the letter and spirit of these limitations. The investigator is also ethically bound to observe all the well-known aspects concerning the protection of identity of confidential informants. ठीक है, वो ये भी करेगा कि जो उसके स्पाई इन्फॉर्मेंट्स हैं या कोई और इन्फॉर्मेंट्स हैं जो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो वो उसकी आइडेंटिटी को भी कॉन्फिडेंशियल रखेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द लीगल और एथिकल इन्वेस्टिगेशन। अदर जनरल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स को भी फॉलो करेगा और उसको भी जो लीगल मीन्स है उसको करेगा। और इन्वेस्टिगेटर की गाइडलाइंस में ये भी है कि ही मस्ट हैव अ साउंड करेक्टर। Soundness of character is very important. He must not be corrupt. He must not be having some moral turpitude in his or her personality, ठीक है। कोई इस तरह का उसके अंदर जो इलीगल जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसका करेक्टर बड़ा साउंड और बड़ा ऑनेस्ट किस्म का। The investigator is ethically bound to adhere to the highest possible standards of personal character in all of his dealings involving investigative activity. अब दिस इज द लैक इन पाकिस्तान कि आप देखते हैं कि ये साउंडनेस ऑफ करेक्टर वाली बात को बहुत लाइटली लिया जाता है और इसको इवन कंसिडर ही नहीं किया जाता। गुड मतलब एक गुड इन्वेस्टिगेटर की करेक्टरिस्टिक में कंसिडर ही नहीं किया जाता कि वो उसका करेक्टर जो है वो साउंड होना चाहिए। हालांकि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जनरली इन ऑल अदर पब्लिक एस्पेक्ट्स ऑफ द डेली लाइफ। इवन वो कहते हैं कि उसको अपनी जो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ है जो कि उस इन्वेस्टिगेशन से हट के है, वो भी बड़ी जो है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। Any and all aspects of investigation work, particularly reports, memoranda, or other media through which information is transferred, will be strictly factual, completely honest, and as accurate and complete as the expenditure of time and effort can make it. ठीक है कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन वर्क करेगा, कोई रिपोर्ट या मेमोरेंडम लिखेगा या कोई इंफॉर्मेशन मीडिया पे शेयर करेगा, वो बहुत ऑनेस्ट और अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज के मुताबिक क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, जितना वो उसके ऊपर एफर्ट डाल के उसको एक्यूरेट कर सकता है उतनी एक्यूरेट होनी चाहिए। जो उसकी एबिलिटीज के अंदर नहीं है उसकी हम बात नहीं करें, लेकिन विच इज इन हर एबिलिटीज टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज वो उसको करेगा एक्सरसाइज। Select the most economical means consistent with securing the best possible result. वो कोशिश करेगा कि जो चीपेस्ट मीन्स है उनको इस्तेमाल करते हुए बेस्ट रिजल्ट जिसमें आ सकते हैं वो उसको करेगा, इकोनॉमिकल मीन्स यूज करेगा। एथिकल इन्वेस्टिगेटर विल अवॉइड द यूज और एनी इलीगल मीन्स, ठीक है, उसको वो अवॉइड करेगा। कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं करेगा, इलीगल मीन्स से एविडेंस नहीं कलेक्ट करेगा या इस तरह की कोई चीजें नहीं करेगा। Any and all procedures which violate the rights of individual will be strictly abhorred. ठीक है, वो बुरे समझे जाते हैं गुड इन्वेस्टिगेटर्स के अंदर के जो ऐसे टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर होते हैं जो सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करते। एवरीडे एक्टिविटीज जो है वो क्या है कि एथिकल इन्वेस्टिगेटर विल लिव अप टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल कंडक्ट and at all time and not only while he is engaged in the performance of investigative duty. हर टाइम पे उसको अपने ऑनेस्ट और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल कंडक्ट शो करना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ईमानदारी और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है एक इन्वेस्टिगेटर का। बिकॉज उसने किसी बंदे की लाइफ और डेथ या किसी बंदे की जिंदगी और फ्यूचर का फैसला जो है उसने करना होता है। दैट इज वाई इट हैज टू बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन हु इज living up to the highest standards of his personal conduct. He will live in accordance with the requirements of society and he be at all times a decent, honest, reliable and completely trustworthy individual. And each and every one of his actions shall reflect that nothing is of highest credit. The ethical investigator will maintain at all times completely objective attitude and impersonal approach towards his investigative duties. वो कोई बायस नहीं रखेगा, वो कोई जो है ना प्रेजुडिस का शिकार नहीं होगा,
वो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो एटीट्यूड रखेगा और एक न्यूट्रल बंदे की तरह चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा. ही विल कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ हिज स्किल्स एंड एनर्जी टुवर्ड्स securing the truth of the matter under investigation, and he will never be satisfied with any results he secure unless he can honestly tell himself that they are the very best possible. ठीक है. और उसको ये चाहिए कि जब तक वो खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए कि दिस इज द बेस्ट वेरी बेस्ट पॉसिबल आई हैव द इन्वेस्टिगेशन आई हैव कंडक्टेड, तो तब तक उसको वो अल्टीमेट रिजल्ट सबमिट नहीं करने चाहिए. हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं होती और उससे पहले ही जो है ना वो अपनी ओपिनियन बना ले. The ethical investigator will at all times strive to the very best of his abilities to increase his or his knowledge of his profession. ठीक है. एट ऑल टाइम्स ही विल बी कीन टू लर्न. वो जितने ज्यादा कोशिश कर सकता है, जितना ज्यादा लर्न कर सकता है, वो अपने प्रोफेशन के बारे में टेक्निक्स स्किल्स और जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे. अच्छा जी, ये कुछ हमारे पास ब्रीफ जो है चीजें हैं, इनको ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. बहुत सारी चीजें आप खुद भी अंडरस्टैंड करते होंगे. बेसिकली तीन चीजें हैं: स्टॉप है, फ्रिस्क है, अरेस्ट है और सर्च एंड सीजर है. चार चीजें सब. ठीक है. अब ये जो है वो सारी जो आपका जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है उससे रिलेट करती है. अब स्टॉप क्या होता है? स्टॉप सिंपली ये होता है कि जब कोई पुलिस ऑफिशियल आपको रुकने का कहता है तो दैट इज स्टॉप. यू कैन से दैट स्टॉप हैज अकर्ड व्हेन ही हैज, देखे ना आप किसी लाइन में, जैसा आप एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और एयरपोर्ट पे कोई ऑफिशियल आपको कहता है कि यू जस्ट स्टॉप हियर एंड स्टेप असाइड ऑफ द लाइन, तो अब जब तक वो आपको वहां से जाने का नहीं कहता तो आप वहां से नहीं जा सकते. ठीक है. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी डिटेंशन. जैसा नाके पे आपको ये जो इन्होंने पिकेट्स लगाई होती हैं, पुलिस के जो नाके होते हैं, उस पे जब वो आपको रोकते हैं, स्टॉप का कहते हैं, तो आपका रुकना वहां पे मैंडेटरी होता है. आप वहां से ये नहीं कर सकते कि जी बस रुके हैं और उसको शक्ल दिखाई और वहां चले. अगर आप ऐसा करेंगे तो दे विल फॉलो यू और दे विल स्टॉप यू समवेयर एल्स, और उसके बगैर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते. तो द स्टॉप is simply it has occurred when a police official has asked you to stop and without his or her permission you are not allowed to leave. This is called stop. फिर उसके बाद आता है फ्रिस्क. फ्रिस्क होती है आपकी जो तलाशी होती है, लेकिन वो बड़ी मतलब ना ऊपर से ही तलाशी होती है, जैसा से आपकी पॉकेट्स को देख लिया उन्होंने. ठीक है. मतलब सर्च ऑफ दोज प्लेसेस वेयर पॉसिबली कोई वेपन या कोई इलीगल कॉन्ट्राबैंड जो है मौजूद हो सकता है. लाइक अगर उसने वेपन के लिए सर्च करनी है कि आपने बॉडी पे अपने वेपन लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, तो आपको पता है कि कुछ ही अंडर आर्म्स आप लगाते हैं, अपनी वेस्ट पे लगाते हैं, अपनी लेग्स के साथ लगा सकते हैं. ठीक है. कमर के साथ लगा सकते हैं, पेट के साथ लगा. तो ये वाली वो चीजें हैं जहां पे वो क्या करेगा, फ्रिस्क करेगा आपको. हाँ, वो चेक करेगा कि वेदर देयर इज एनी वेपन और नॉट. अगर उसने कोई कॉन्ट्राबैंड सर्च करना है, कोई ड्रग्स की सर्च करनी है, तो वो भी आपकी पॉकेट्स देखेगा. ठीक है. आपकी वेस्ट देखेगा या और कोई नेसेसरी शूज वगैरह चेक कर सकता है. तो दिस इज फ्रिस्क. ठीक है. कि उसमें क्या करते हैं कि वो एक हल्का सा सर्च करते हैं ऑन दी रेलिवेंट प्लेसेस जहां पे कोई चीज हो सकती है. देन देयर इज अरेस्ट. ठीक है. अरेस्ट तो जाहिर सी बात है, यू ऑल नो दैट कि अरेस्ट कब होगा, कि जब व्हेन देयर इज एविडेंस अगेंस्ट यू, वेदर इफ यू आर नॉमिनेटेड इन अ केस, या तो उनको पता हो कि ये बंदा इश्तिहारी है, इस बंदे के खिलाफ एफआईआर है, उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है और आपको वो रोक लेते हैं, तो वो दे आर बाउंड टू अरेस्ट यू बिकॉज देयर आर अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट. तो उन्होंने आपको वहां पे अरेस्ट करने का. दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको जब वो फ्रिस्क कर रहे थे या सर्च कर रहे थे, तो उस दौरान आपसे कोई ऐसा चीज निकल आई है विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू रिटेन. तो उस सिचुएशन में जाहिर सी बात है आपके खिलाफ क्रिमिनल केस जो है कि पोजेशन ऑफ समथिंग इज अ क्राइम, तो फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा, तो आपको वहां पे वो अरेस्ट कर. ठीक. और लास्ट है सर्च एंड सीयर. सर्च एंड सीयर ये होता है कि जी जब आपको वो अरेस्ट कर रहे हैं
तो उस अरेस्ट के दौरान या फ्रिस्क के दौरान भी ऐसा हो सकता है कि वो डिटेल्ड सर्च लेना, बॉडी सर्च हो सकती है आपकी, आपकी गाड़ी की सर्च हो सकती है, लेकिन देर मस्ट बी सम रीजनेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि वो उसकी अपनी रिलक्टेंस होगी कि वो कोई चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है या उसके पास कोई आइडेंटिटी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको वो पूरा सर्च करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा आपकी व्हीकल सर्च कर सकते हैं। तो और खास तौर पे जब आपसे कुछ चीज निकल आई है, अगर कोई वेपन निकल आया इलीगल या ड्रग्स निकल आई है, तो फिर तो वो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, फिर तो जाहिर सी बात है उन्होंने डिटेल सर्च करनी ही करनी। और इस सिचुएशन में कोई भी ऐसी चीज जो कि इलीगल है आपके पास से निकल आती है, तो वो उसको सीज कर लेंगे, वो उसका सीजर मेमो बनाएंगे और उसको अपनी पोजेशन में देंगे। तो दीज आर द 4 स्टेप्स। जी मैं। सर ये जो सर्च वारंट होते हैं, अगर किसी के घर के अंदर आपने जाके चेकिंग करनी है और ये जो बाजू का। चार है डॉक्टर मुबशरा, ये जो 4 पार्ट्स हैं ये अलग टॉपिक्स के तौर पे आ सकते हैं, ये किसी इंटरव्यू या इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स के अंदर नहीं है। ये वैसे ही सब टॉपिक्स हैं छोटे से, जो कि शॉर्ट नोट्स जिस तरह से आते हैं ना, उस तरह से आ सकते हैं। जी महक, आपका क्वेश्चन। सर मैंने कहा कि जो सर्च वारंट होते हैं, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी दोबारा बोलिएगा, आवाज आपकी नहीं आ रही। सर ये जो सर्च वारंट होते हैं किसी के भी घर को चेक करने के लिए, जी जी। बाजू का ऐसा था सर, पुलिस या कोई भी फोर्सेस विदाउट प्रीमाइसिस और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सर्च वारंट इंटर हो जाती है, तो क्या ये अलाउड है? वैसे जनरली जो है वो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि सर्च वारंट आपके पास होने चाहिए, स्पेशली जब आप किसी घर में या किसी प्रेमिसेस में एंटर हो रहे हैं और खास तौर पे आपको पता है कि वहां पे कोई फैमिली रिजाइड कर। एक तो ये है कि लेडीज पुलिस का तो होना लाजमी है, लेकिन हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर थोड़ी सी ये गुंजाइश रखी है कि अगर वो उनको ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है कि कोई अक्यूज्ड है जो नॉमिनेटेड है, या कोई जिस तरह से इश्तिहारी मुल्जमान होते हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं, वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, और अगर हम सर्च वारंट लेने जाएंगे तो ये बंदा यहाँ से भाग जाएगा, या फिर जो है ना इस घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर जो है ना ड्रग्स मौजूद है, असला मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है, कि हम अगर वारंट का इंतजार करेंगे, क्योंकि वारंट तो जाहिर सी बात है ऑफिस टाइमिंग्स में उनको मिलेंगे, तो वारंट का इंतजार करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये यहाँ से चीजें ट्रांसफर, मतलब हमें वो एविडेंस जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। इन सच अ सिनेरियो जो है वो विदाउट वारंट जो है उस घर को ब्रेक इन भी कर सकते हैं। अब पहले तो यही रिक्वायर करेंगे कि उसका जो मालिक है वो उसको खुद सर्च करने की इजाजत दे। अगर मालिक सर्च करने की इजाजत नहीं दे रहा तो फिर वो दे कैन फोर्सफुली एंटर। और ये बस फिर क्या होता है कि जब ये पावर एक तरह से दे दी जाती है पाकिस्तान में पुलिस को, तो उसके ऊपर कोई चेक तो होता नहीं है कि सीनियर ऑफिशियल्स चेक रखें कि आप उनको कंप्लेन करेंगे जो कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने विदाउट एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है हमारे घर में घुसे हैं, इन्होंने चीजें खराब की हैं, ये किया वो किया। तो जब ये चीजें नहीं होती तो वो फिर उस पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और एज अ रिजल्ट वो फिर आप जिस तरह से आजकल की सिचुएशन है आप देखते हैं वो होता है। सर ऐसे शॉर्ट टॉपिक सेक्शन 1 में भी बहुत से हैं, क्या क्रिमिनोलॉजी के पेपर में ABC पार्ट 1 के क्वेश्चन आते हैं या आ सकता है? जी अक्सर क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे आते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको वो कहते हैं कि जी ये 4 टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं, 3 टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली जो सबसेक्शन है ना ABCD, उसमें सेक्शन 1 2 3 4 जो है उसमें उसके रेलेवेंट पोर्शन का ही सवाल आता है, लेकिन कभी कभार आगे पीछे भी वो कर देते हैं कि थर्ड सेक्शन में वो फोर्थ सेक्शन का सवाल कर लेंगे, या फोर्थ सेक्शन में थर्ड के जो है ना 2 3 सब टॉपिक्स का भी डाल देंगे, तो इसलिए आपको इसकी ब्रीफ डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा जी, मैंने आपको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। पास्ट पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी थे जी, वो बस आउट ऑफ सिलेबस तो कह सकते हैं, कुछ हद तक होते हैं, लेकिन आप उनको सिलेबस के मुताबिक ही आंसर कर सकते हैं। और वो जितने आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए होते हैं, इतने ही वो आउट ऑफ सिलेबस बाकियों के लिए होते हैं। उन सवालों में कभी भी वो जो है वो आपको फेलिंग मार्क्स नहीं देते, लेकिन वो कंपैरेटिवली मार्क्स देते हैं कि जिसने जितना ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट किया होता है उसको उतने अच्छे मार्क्स होते हैं। तो वो तो CSS के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि CSS जो है वो कोई 6 महीने की तैयारी का नाम नहीं है।
ये आपकी पूरी जिंदगी के जो एजुकेशनल आपका जो बैकग्राउंड होता है उस सब चीजों का नाम, कि जिस तरह से आपने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड किया होता है ना, दैट इज सी एस एस। एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड इन सी एस एस। और इसलिए आपको अपनी नॉलेज बेस न्यूज़पेपर्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के, और वो 6 महीने साल की बात नहीं होती, ठीक है आप अपने सिलेबस की तो तैयारी कर सकते होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंस, एक लाइफ स्टाइल होता है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहा हो। Police can enter a house without a warrant if a criminal is hiding inside, and if waiting for a warrant would let the suspect escape or destroy the evidence. They can also enter during the emergencies like terrorism, drug raids. If the owner allows, no warrant is needed. Still, police must follow the procedure. जी यही सारी जो है वो बिल्कुल बात है. A stop is temporary detention of a person for investigation. A stop occurs whenever an officer uses his or her authority to make a person halt, किसी को रुकने के लिए कहता है, or to keep a person in a certain place, or to compel a person to perform some act. कि वो उसको कहता है कि आपने यहाँ पे रहना, इस कमरे में बैठना है, कोई आपको वॉयलेट नहीं करेगा आपके राइट्स, लेकिन वो रिक्वायर करेगा कि आपने यहाँ पे रहना, आप अपने मुझे बैग दिखा दें, आप मुझे ये बता दें, ठीक है, जो वो आपको रिक्वायर करेगा आपने वो एक्ट परफॉर्म करना है, लाइक अपना आईडी कार्ड दिखा दें, ठीक है, अपना पासपोर्ट दिखा दें. If a person is under a reasonable apprehension that they are not free to leave or ignore the officer's presence, a stop has occurred. ठीक है. जी ये जो पुलिस रूल्स हैं, ये जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस उन सब पे जो है, एलईएस जो लॉ इन्फोर्समेंट या एजेंसीज होती हैं उन सब के लिए होते हैं. कुछ जो स्पेशल एजेंसीज होती हैं उनके स्पेशल रूल्स होते हैं, लेकिन सीआरपीसी का प्रोसीजर जो है वो सबके लिए है, और वो सब जो है ना उसको फॉलो करते हैं. लेकिन कुछ स्पेशल एजेंसीज के पास स्पेशल पावर्स भी होती हैं, जैसे एटीसी में आपने देखा होगा कि टेररिज्म फोर्स जो है उसको कुछ स्पेशल पावर्स भी दे दी गई, कि वो टेम्परेरी रिटेन भी कर सकते हैं, और इस तरह से रिमांड की पावर ज्यादा होती हैं अक्सर इस तरह से. अच्छा, basis for a stop: an officer may stop a person in a public place after having identified him or her as a law enforcement officer if he or she reasonably suspects that a person has committed, is committing, or about to commit a criminal offense or ordinance violation. Both pedestrian और persons in vehicles may be stopped. कि क्या बेसिस होगी कि जब उसको ये रियलाइज हो गया है, उसके पास ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है, सस्पिशन है कि ये बंदा ने या तो कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, या फिर ही इज कमिटिंग और अबाउट टू कमिट एनी. सीटीडी के पास 3 मंथ्स की डिटेंशन की अथॉरिटी है और फॉर इन्वेस्टिगेशन. जी बिल्कुल ऐसी. तो वो चूंकि स्पेशल लॉज के अंडर है और वो स्पेशल क्राइम्स को डील करती है, तो इस वजह से मिस यूज उसका अलहदा एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली. लेकिन लॉ की कभी भी रिक्वायरमेंट जो इंटेंशन होती है वो ये नहीं होती, हमारे फिर इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज. रीजनेबल सस्पिशन क्या होती है? द टर्म रीजनेबल सस्पिशन इज नॉट केपेबल ऑफ अ प्रिसाइज डेफिनेशन. However, it is more than a hunch or mere speculation on the part of an officer. अब रीजनेबल सस्पिशन क्या है कि उस कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो कहेगा कि मुझे जो है ना मुझे लगा ऐसा, ठीक है, लेकिन उस फीलिंग के लिए कोई वो बेसिस बनाएगा. बेसिस ऐसी होगी कि मैंने जब इसकी तरफ बढ़ा तो ये रुका नहीं और ये भागना शुरू कर दिया. अब एक इनोसेंट, एक प्रूडेंट बंदा, एक ऑर्डिनरी बंदा, अगर वो ही इज नॉट गिल्टी और शी इज नॉट गिल्टी, तो वो क्यों भाग रहा है? ठीक है, तो दिस इज रीजनेबल अप्रीहेंशन. ठीक है, इसने जो है ना वो बिल्कुल गाड़ी के काले शीशे किए हुए थे, ठीक है, तो मुझे अप्रीहेंशन हुई कि ये कोई ऐसी चीज ना कैरी कर रहा हो कि जिसकी वजह से इसने वो सारे पर्दे शर्दे लगा के बड़ा बंद किया हुआ है, या और कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस के इसके ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, एक बंदा था इसके साथ वो इंजर्ड था, ठीक है, इनके हाथ में वेपन था. ये सारी चीजें रीजनेबल सस्पिशन में फॉल कर सकती. या उसका वैसे भी कोई एटीट्यूड कैसा है कि जो उसको लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू डिसीव यू, तो दिस कैन बी अ रीजनेबल सस्पिशन बट लेस देन द प्रोबेबल कॉज नेसेसरी फॉर द अरेस्ट. ठीक है, रीजनेबल सस्पिशन जो होती है वो एक हंच या मेयर स्पेकुलेशन से तो ज्यादा होती है, लेकिन एक प्रोबेबल कॉज अरेस्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ा सा कम हो.
Every officer conducting a stop must be prepared to cite the existence of specific facts in support of officer determination. कि जब उसे पूछा जाए कि कौन सी रीजनेबल सस्पिशन है आपके पास कि आपने मुझे रोका है, तो उसके पास कोई ग्राउंड्स हो एक्सप्लेन करने के लिए. ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि जी आपको मैंने इसलिए रोका है कि आपकी नंबर प्लेट के अंदर ये मसला है, आपकी गाड़ी के शीशों में ये मसला है, आपने जो है ना इधर से इधर गाड़ी ये जो है ना स्लो करने की, तेज करने की कोशिश की, इसलिए आपको रोका है. तो इस तरह की कोई कंडीशंस जो है वो एक्सप्लेन करें. फिर पुलिस कंडक्ट ड्यूरिंग स्टॉप, वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और कोई अनरीजनेबल काम वो जो है वो नहीं करें. आइडेंटिफिकेशन जो है, ऑफिसर जो है जो स्टॉप कह के लिए रिक्वायर कर रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो फिर स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करेगा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और ये मेरा जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है. और पाकिस्तान के अंदर आप पुलिस वालों से आइडेंटिटी कार्ड मांग ले तो फिर आपको वो बताते हैं कि हम आपको थाने चल के दिखाते हैं आईडी कार्ड. ड्यूरेशन टू स्टॉप क्या हो सकती है कि जी इट इज नॉट अनसर्टन नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई इसकी कोई मिनट से लेके कुछ आवर्स तक भी जा सकती है. पर्सन स्टॉप परसुएंट टू दीज रूल्स मे बी डिटेन्ड at or near the scene of the stop for a reasonable period of time, a certain particulars, and then decide the arrest or release. ठीक है कि वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए जिसके लिए उसको रोका गया, उसमें वो आइडेंटिफाई करें, उसको सारी डिटेल निकलवाएं और फिर या तो अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करें, अगर उसको रिलीज करना है तो रिलीज करें. ये नहीं कि उसको बिठा के रखना है. ठीक. एक्सप्लेनेशन टू डिटेन्ड पर्सन, कि उसको डिटेन किया अगर बिठाया हुआ है तो ऑफिसर शैल एक्ट विद कर्टसी टुवर्ड्स पर्सन स्टॉप and at some point during the stop the officer shall in every case give the person explanation for the purpose of stop, कि क्यों रोका गया उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जी हमें ये इतला आई है कि जी इस तरह के लोग जो है वो इसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स लेना चाहते हैं. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू कॉपरेट, ठीक है अगर आप रिफ्यूज करेंगे कॉपरेट करने के लिए तो फिर इट विल be a probable cause to arrest. Refusal to answer a question to produce identification does not itself yield probable cause to arrest, but such refusal may be considered along with other facts as elements adding to probable cause. ठीक है, वो डायरेक्टली अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो इटसेल्फ उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर और भी सर्कमस्टांसेस इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप लड़ने लग जाते हैं, फिजिकली आप जो है वो भागने की कोशिश करते हैं, तो उन सिचुएशन में आपको अरेस्ट करना पड़ेगा. और यूज ऑफ फोर्स भी हो सकती है. अब एन ऑफिसर में यूज ओनली द अमाउंट ऑफ नॉन डेडली फोर्स that is reasonably necessary to stop or detain a person pursuant to these guidelines. कि जितनी मिनिमम फोर्स से उस बंदे को रोका जा सकता है आप उतनी नॉन डेडली फोर्स यूज करें. If an officer is attacked or circumstances exist that create probable cause to arrest, the officer may use the amount of force necessary for the defense or to effect full custody of arrest. अब आ गया जी फ्रिस्क. अ फ्रिस्क इज अ लिमिटेड प्रोटेक्टिव सर्च, लिमिटेड सर्च होती है. ठीक है, फॉर कंसील्ड वेपन्स और डेंजरस इंस्ट्रूमेंट्स, के डेंजरस इंस्ट्रूमेंट या वेपन अगर आपने लगाए होंगे तो वो जिन जिन प्लेसेस पे हो सकते हैं तो सिर्फ उनकी लिमिटेड सर्च की जाए. A police officer may frisk a person whom the officer has stopped when the officer reasonably suspects that the person is carrying a concealed weapon or dangerous instrument. Reasonable suspicion for frisk, ठीक है, फॉर वैलिड फ्रिस्क इज मोर देन अ वेग हंच. ठीक है, वेग हंच से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कि कोई रीजनेबल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करने चाहिए जिसकी वजह से वो फ्रिस्क करे. If a reasonably prudent police officer under the circumstances would be warranted in believing that anyone in the vicinity was in danger, a frisk is justified. अगर पुलिस ऑफिसर की नॉलेज में ये है कि अभी कोई अटैक हुआ है या अटैक होने वाला है और किसी बंदे की लाइफ एट थ्रेट, तो फिर ही इज अलाउड टू कंडक्ट फ्रिस्क. जैसा आप देखते हैं ना कि आप बहुत सारी बिल्डिंग्स में जाते हैं, उसमें वो लाजमी तौर पे आपको सर्च करते ही करते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे अप्रीहेंशन होती है कि इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है. एवरी ऑफिसर कंडक्टिंग अ फ्रिस्क मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू साइट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्टर्स इन सपोर्ट ऑफ हिज डिटरमिनेशन. जनरल प्रोसीजर ऑफ फ्रिस्क, आप नमाज पढ़ लें जी, नमाज ब्रेक कर लेते हैं और 7:39 पे जो है हम दोबारा
जी लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा जी, ये फ्रिस्क वगैरह जो है ना, ये ब्रीफली हम देख लेते हैं इसको, जो है ना आप खुद भी देख लीजिएगा। ये बहुत आसान से जो है वो टॉपिक्स हैं, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं। फ्रिस्क में देख देता हूँ, बाकी अरेस्ट सीजर सर्च वगैरह तो आपको वैसे खुद भी पता है कि वो क्या चीज़ है। द ऑफिसर शुड बिगिन द फ्रिस्क एट द एरिया ऑफ, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या है कि जी वो कैसे करेगा सर्च, कैसे वो ये फ्रिस्क जो करना चाह रहा है वो कैसे करेगा कि बिगिन द फ्रिस्क। और फ्रिस्क को अक्सर ना सर्च के साथ भी सिनोनिमसली ट्रीट किया जाता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ लिमिटेड सर्च होती है, ये डिटेल्ड नहीं। एट द एरिया ऑफ द पर्सन क्लोथिंग मोस्ट लाइकली टू कंटेन कंसील्ड वेपन और डेंजर, पहले कपड़ों को सर्च करें और फिर इफ द आउटर क्लोथिंग इज टू बल्कि अलाउ द ऑफिसर टू डिटरमिन द वेपन, ठीक है। तो वो जो कंसील अगर नीचे है तो वो रिक्वायर करेगा कि जी आउटर क्लोथिंग मे बी ओपन टू अलाउ अ पैड डाउन डायरेक्टली इन द इनर क्लोथ, ठीक है। अगर बाहर की क्लोथिंग में बहुत ज्यादा आपने जैकेट या कोई कोट शोट पहना हुआ है जिससे कुछ पता नहीं लग रहा, तो फिर वो क्या करेगा कि वो आपका बाहर वाला कोट ओपन करवा के फिर आपकी जो इनर क्लोथिंग है उसको पैड डाउन करेगा, मतलब टच करेगा। इफ दी पर्सन हैज, और ये वो तो रिक्वायरमेंट इसकी बेसिकली है ही है कि अगर वो फीमेल की सर्च कर रहा है तो कोई मेल कर ही नहीं सकता, वो फीमेल ही करेगी। दिस इज वेरी क्लियर, और ये तो कभी भी वायलेट नहीं हो सकता। Based on the reliable information of personal knowledge or observation that a weapon or personal instrument is concealed at a particular place। अच्छा, अगर उसको कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि वो जो ड्रग है या वो जो वेपन है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कंसील है, तो वो फिर डायरेक्टली उसकी तरफ चला जाए, ठीक है। कि उसको पता है कि जूतों में अगर है, ठीक है, वेस्ट बैंड में है, स्लीव में है, पॉकेट में है, तो फिर वो उसी को ही सर्च करे। This is unusual procedure, and any officer so proceeding must be prepared to cite the precise factors which led to the officer to undergo normal pat down procedure। ठीक है कि उसने जो नॉर्मल पैट डाउन प्रोसीजर है कि जहां पे आप नॉर्मल जगह पे सर्च करते हैं, वहां के बजाय अगर डायरेक्टली उसने जो है आपकी वो एक रेलेवेंट पोर्शन के जी आप अपनी जो है ना थाइज पे चेक कराएंगे आपके, मुझे तो देर मस्ट बी सम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के जी आपने, और जो है हमें इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि उस बंदे ने अपनी जो है वो थाइज के साथ या काफ के साथ या पाँव के नीचे या बाजू के नीचे उसने जो है वो चीज छुपा गई, ठीक है जी। और ये फिर उसी तरह से ऑफिसर पोजेसिंग रीजनेबल सस्पिशन होनी चाहिए, और इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्रिस्क द ऑफिसर डिस्कवर्स द ऑब्जेक्ट which is container capable of holding a weapon or dangerous instrument, the officer reasonably believes that it does contain such an item, the officer may look inside, ठीक है। अगर वो कोई कंटेनर है आपके पास, ठीक है, कोई बैग है या कोई और चीज है जिसके अंदर कोई डेंजरस इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या कोई वेपन हो सकता है, तो फिर वो आपको वो रिक्वायर करेगा कि वो भी खोले और वो उसको सर्च करे। नॉन डेडली फोर्स जो है वो इस्तेमाल करेगा इसके अंदर, अगर वो आप रेजिस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। और फिर उसको क्या, उसका क्या तरीकाकार है कि डिस्कवरी ऑफ वेपन इंस्ट्रूमेंट या प्रॉपर्टी वगैरह करने की कोशिश करेगा। इफ अ फ्रिस्क और अ सर्च डिस्क्लोजर वेपन, ठीक है, कोई चीज निकल आती है विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस और विच में कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, तो पुलिस ऑफिसर मे टेक इट एंड कीप इट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। कि वो आपसे लेके अपने पास रख लेगा अनटिल अनलेस, जैसा आपके पास एक वेपन निकल आता है आपकी गाड़ी, ठीक है, तो वो लेके उसको अपने पास रख लेगा अनटिल अनलेस कि आप लाइसेंस नहीं शो करेंगे कि आई एम द लाइसेंस्ड होल्डर ऑफ दिस वेपन एंड आई कैन कैरी।
अच्छा जी, अरेस्ट क्या है जी? अ पर्सन कैन बी सेड टू बी अरेस्टेड व्हेन ही इज एक्चुअली टच्ड एंड कन्फाइंड बाय द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। सेक्शन 46 है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर का, जो कि ये डिफाइन करता है कि इन मेकिंग द अरेस्ट police officer or any other person making the arrest shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is submission to the custody by words or action। ठीक है, वो आपको अलाउ करता है कि आप उसको कन्फाइन कर लें और फोर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो बंदा खुद सरेंडर कर देता है बाय वर्ड्स और एक्शन के, इफ ही बाय वर्ड्स से कि जी आई एम रेडी टू गो विद यू, तो फिर आपने अननेसेसरी उसको नहीं पकड़ के फिर भी उसको पकड़ के ही लेके जाना है, उठा के ही लेके जाना है। अगर वो चलने को तैयार है तो बस ठीक है, आप उसका हाथ पकड़ ले। अगर आप उसको हल्का सा हैंडकफ करना चाहते हैं एक हाथ के अंदर, तो आप हैंडकफ कर लेंगे कि भाग ना जाए। Where the person arrests someone, the officer personally observed the crime। ठीक है, ये कब हो सकता है कि जब उसने उसने ऑब्जर्व किया हो क्राइम को, या प्रोबेबल कॉज हो उसके पास उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, वारंट हो जज का, या ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन जस्ट बिकॉज शी फील्स लाइक इट हैज अ वेग हंच और समटाइम्स समवन माइट बी अ क्रिमिनल। ठीक है, कि जी वो कहे कि जी ये तो मुझे शक्ल से ही चोर लग रहा था, मैंने इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया, तो इस तरह की कोई रीजनिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई। इसेंशियल्स ऑफ अरेस्ट प्रोसीजर, ठीक है जी, क्या वो फॉलो करेगा कि प्रोसीजर ऑथराइज्ड बाय लॉ जो होगा वही अरेस्ट करेगा, एक्चुअली टच और कन्फाइन। सबमिशन टू कस्टडी अगर हो रही है तो फिर कन्फाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द अरेस्ट, तो फिर जो है वो ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। ठीक है, जितना जो चीजें, इवन वेपन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन टू द एक्सटेंट कि जितना वो रिक्वायर्ड है। ये नहीं अगर उसके पास वेपन है, वो फायर कर रहे हैं, तो फिर आप रिजॉर्ट करेंगे फायर को। ये नहीं है कि उसके वो अनआर्म्ड है और आप उसको जो है वो गोली मार। सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द endeavor attempt to evade arrest। ठीक है, he नॉट cause death of such person during the arrest except the case when the person is accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। अगर तो वो बंदा किसी ऐसे केस में रिक्वायर्ड है जिसकी सजा डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो तब भी अगर उतने लेवल तक मामला चले जाते हैं कि वो जो इनकाउंटर, वो जो फेक इनकाउंटर्स करते हैं, उसमें आप उसमें ये इसी तरह की सिचुएशन बनाते हैं, लेकिन उसमें ओनली तब हो सकता है कि जब इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाए कि और कोई ऑप्शन नहीं है, और उस दौरान आप फिर भी डेथ कॉज नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेथ कॉज हो जाती है तो फिर इन सिर्फ इन सिचुएशन में वो अलाउ होगी, अदरवाइज आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी रिएक्शन भी हो सकता है और केस भी रजिस्टर हो सकता है। ठीक है जी, सर्च फॉर अरेस्ट। ठीक है, अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको किसी जगह पे, अगर वो किसी प्लेस पे एंटर हो गया तो उसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोसीजर वेयर इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, ठीक है, अगर वो आपको अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि आप फिर फोर्सिबली वो ब्रेक इन करेंगे, उसका दरवाजा या विंडो तोड़ेंगे और उसमें से घुस सकते हैं। नोटिस टू लेडीज, ठीक है, अगर घर में खवातीन मौजूद हैं तो उनको ये अनाउंस किया जाएगा कि वो किसी एक साइड पे हो जाएं, किसी एक रूम में चली जाएं। ठीक है, और फिर उस घर की सर्च की जाएगी, और डोर्स और दरवाजे भी तोड़े जा सकते हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर आप उसको अलाउ नहीं कर रहे, अगर आप उनको खुद आने देते हैं, तो फिर वो कभी भी ये चीज नहीं कर सकते। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ठीक है, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे, उसको पाँव से भी बांध दिया है, टांगों से भी बांध दिया है, और भी मतलब बांध जितना बस रिक्वायर्ड है कि वो भाग ना सके, बस उतनी रिस्ट्रेंट करें। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जब वो उसको अरेस्ट कर लेंगे तो उसकी बॉडी सर्च करेंगे। ठीक है, और खवातीन है तो उनका प्रॉपर जो है, एक तो खातून लेगी सर्च, और फिर वो मैनर्स और एटिकेट्स का फिर भी ख्याल रखा जाएगा। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, कोई भी अगर उससे कोई इलीगल चीज मिलती है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये रेलिवेंट सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आपका, उसके ये रेलिवेंट सेक्शंस हैं जो इससे डील करते हैं। और सर्च एंड सीजर जो है ये भी इससे रिलेट कर रहा है। is a procedure used in many civil and common law legal system by which the police officer authority and their agents who is suspect of crime उसकी जो है वो सर्च करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, ये 102 103 जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं सीआरपीसी के जो इससे डील करते हैं। अच्छा जी, आ गया इंटरपोल। इंटरपोल बेसिकली एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक इंटरनेशनल पुलिस के तौर पे काम करती है।
जो कि बेसिकली हर जो कंट्री है उसके अंदर उनकी एक रेलेवेंट एजेंसी जो होती है वो इंटरपोल की एजेंसी होती है। जैसा मैंने एग्जांपल दी थी कि FIA पाकिस्तान की इंटरपोल है, ठीक है। कि इंटरपोल ने अगर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करानी है पाकिस्तान में तो वो इंटरपोल का कोई ऑफिसर नहीं आएगा, वो यहाँ पे FIA को भेजेंगे और FIA वही एग्जीक्यूट करवा के भेजेगी, ठीक। और 187 कंट्रीज में है। इट फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर पुलिस कॉपरेशन एंड सपोर्ट्स एंड असिस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज एंड सर्विसेज हुज मिशन इज टू प्रिवेंट और कॉम्बैट क्राइम। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्राइम को कॉम्बैट करना या रोकना है उन सबको ये फैसिलिटीज कॉपरेशन प्रोवाइड करती है। इसका जो जनरल सेक्रेटेरिएट है, जो मेन इसका हेड ऑफिस है, वो लायन फ्रांस में जो है वो एग्जिस्ट करता है। और इंटरपोल ऑपरेट 7 रीजनल ऑफिस, ठीक है। एक इसका जनरल सेक्रेटेरिएट है और 7 जो है वो रीजनल ऑफिस हैं। वो कहाँ पे हैं? अर्जेंटीना, कैमरून, ठीक है, ये सारे कंट्रीज के अंदर 7 उसके ऑफिस हैं। एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एट यूनाइटेड नेशंस इन द न्यूयॉर्क। Each member country maintains a national central bureau staffed by highly trained and law enforcement officers. हर मेंबर कंट्री के पास क्या होती है? एक NCB होती है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। हमारी NCB क्या है? हमारी NCB FIA है जो कि ऑपरेट करती है। जो नेशनल, उसको क्या कहते हैं? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जो आपका रेलेवेंट मुल्क का डिपार्टमेंट होता है। जैसा हमारी FIA जो है वो NCB है इंटरपोल। इंटरपोल इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसको कहते थे। फिर इंटरपोल इज अ नेशनल नेटवर्क ऑफ पुलिस एजेंसीज फाउंडेड इन 1923। द आइडिया बिहाइंड इंटरपोल वाज फर्स्ट डिस्कस इन 1914। इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी मोनाको के अंदर, जहां पे इसका आइडिया डिस्कस हुआ था। देयर वर 24 कंट्रीज प्रेजेंट। टुडे 190 डिफरेंट नेशंस आर लिंक्ड विद इंटरपोल। The idea of Interpol was born in 1914, first International Criminal Police Congress held in Monaco। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका नाम ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस। अच्छा जी, ऑफिशियली क्रिएटेड इन 1923 इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका ओरिजिनल जो नाम था वो था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल पुलिस के तौर पे जानी जानी इंटरनेशनल पुलिस के तौर पे इसको नाम जो है वो 1956 में। ईच ऑफ द 190 कंट्री हाउसेज एन NCB, ठीक है, विच सर्व्स एज नेशंस इंटरपोल ऑफिस एंड हाउसेज अ पुलिस फोर्स। मतलब एक उसकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स होगी। FIU है, आई थिंक FIA है जी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो NCB। कोर फंक्शन इसके क्या है? सिक्योर ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। आपस में इनका एक सिस्टम है विच इज कॉल्ड I24/7, जिसके ऊपर वो 24/7 कोई कम्युनिकेशन, जो अगर आपने रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी है, कोई थ्रेट है, कोई क्राइम कमिट होने वाला है, कोई उनको इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। ऑपरेशनल डेटा सर्विसेज एंड डेटा बेसिस, ठीक है। ये इसकी एक रेंज ऑफ डेटा बेसिस है जिसके अंदर उन्होंने क्रिमिनल्स के नाम भी रखे हैं, फिंगरप्रिंट्स, DNA, स्टोलन आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी डिटेल्स उस डेटाबेस पे मौजूद होती है। और हमारी इस तमाम NCB जो होती है जो किसी कंट्री की, वो उसको एक्सेस कर सकती है। और ये क्राइम रिलेटेड डाटा को डिसेमिनेट भी करते रहते हैं। जिस तरह इनके मुख्तलिफ किस्म के नोटिस होते हैं। रेड नोटिस क्या होता है, या रेड वारंट आपने अक्सर सुना होगा कि किसी बंदे को, किसी वेल नोन क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए आप किसी और कंट्री में जो नोटिस भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड नोटिस। ऑपरेशनल पुलिस सपोर्ट सर्विस, ठीक है। कि 6 प्रायोरिटी क्राइम रिजीम्स हैं इनके अंदर। ये जो करप्शन, ड्रग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, फाइनेंशियल, हाईटेक क्राइम, फ्यूजिटिव्स और पब्लिक सेफ्टी और टेररिज्म, इनसे रिलेटेड इनकी 24 आवर्स की एक कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मौजूद है, जो कि तमाम इंफॉर्मेशन को किसी टाइम पे भी अगर आपको कोई रिक्वायर्ड है तो वो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते। पुलिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसका काम है कि तमाम मुल्कों के, यहाँ से FIA वाले भी हमारे इंटरपोल में जाके ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पे ट्रेंड ऑफिसर्स आते हैं। Constitution prohibits any intervention and activities of political और military और religious और racial corrects। ये 4 चीजों के अंदर इंटरपोल आपके साथ कॉपरेट नहीं करती। एक, अगर पॉलिटिकल नेचर का मैटर है, मिलिट्री का कोई मैटर है, रिलीजियस मतलब आपकी जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड कोई मैटर्स होते हैं, और रेशियल करेक्टर के अगर कोई मैटर्स हैं,
उसमें वो कोई कॉपरेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। The intention is to assist the international police cooperation where diplomatic relations do not exist between the particular countries। ठीक है, वो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है वो अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं भी एग्जिस्ट करे तब भी आपको वो कॉपरेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल नेचर की चीजों को नहीं देखते। और यूडीएचआर जो है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको जो है ना अपना वो एक आइडियल मानते हुए आगे लेके चलते। जी महक। सर इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता इंटरपोल में, यही बात लिखी हुई है ना? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुराद नहीं है, इसका मतलब है ये भी कि मतलब इसका एक ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, इसलिए वो पॉलिटिकल केसेस को भी इंटरटेन नहीं करते। इंटरपोल में जब आप पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड रिक्वेस्ट करेंगे कोई, तो वो उसको इंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते। It is the supreme governing body of General Assembly which meets once a year to take all major decisions। ठीक है, जनरल असेंबली होती है इसकी, जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है इसकी, वो हर साल बैठती है और कुछ मेजर डिसीजंस लेती है कि हमने किस तरह से वे फॉरवर्ड करना है। ईच कंट्री हैज वन वोट एंड ऑल वोट्स कैरी इक्वल वेट। इसकी एक एग्जेक्टिव कमेटी भी होती है, ठीक है, जिसके जो के जो है ना एग्जीक्यूट कराती है जनरल असेंबली के डिसीजंस को, और इसका सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो हेड होता है। It has 13 members elected by the General Assembly who represents all regions of the world. The president who chairs the committee serves 4-year term, the vice presidents 3-year terms, and 9 delegates serves 3 years each। ठीक है, 13 बंदे होते हैं इसकी, जैसा यूएन की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसी तरह इंटरपोल की भी है। पॉलिटिशियन के अगेंस्ट ऐसा केस इंटरपोल में इंटरटेन नहीं करेगी जी। पॉलिटिकल केस होगा तो यही बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल केसेस, रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म के केसेस को वो, या रेशियल नेचर के केसेस को इंटरटेन नहीं करते, वो उसका कोई आपको हेल्प नहीं करेंगे। 13 मेंबर्स हैं, ठीक है जी। प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उसके 3 होते हैं, ठीक है, और 9 डेलीगेट्स होते हैं, मतलब 9 मेंबर्स होते हैं इसके अलावा, जो के सारे 3-3 साल के लिए होते हैं। सिर्फ एक प्रेसिडेंट 4 साल के लिए। The Secretary General of the organization is the chief executive, organization's chief executive and senior full-time official। जो सेक्रेटरी जनरल होता है जनरल असेंबली का इसका, वो मैं एक तरह से समझ लें इंटरपोल का हेड होता है, ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे वर्किंग। ठीक है, और ऑपरेशन जितने भी हो रहे होते हैं और जनरल असेंबली के जो डिसीजन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करा। वर्किंग इसकी कैसी है? क्राइसिस रिस्पॉन्स, ठीक है, इवेंट सिक्योरिटी, कोई इवेंट हो रहा है, ओलंपिक्स वगैरह हो रहे होते हैं, या कोई इंटरनेशनल कोई गेमिंग कंपटीशन होना है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो इंटरपोल प्रोवाइड करती है। और इंटरपोल क्या करती है कि मुख्तलिफ मुल्कों से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी ऑफिसर्स भेजते हैं इंटरपोल में, इंटरपोल उसको पे करती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड। क्राइम प्रिवेंशन इसका ऑब्वियसली बेसिक पर्पज है, और ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और इन चीजों से के ऊपर फोकस करके ये वर्किंग करते हैं। इंटरपोल्स फ्यूजिटिव इन्वेस्टिगेशन सर्विस के जो एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, लोग भाग जाते हैं मुल्कों से और वो किसी और जगह पे जाके पनाह ले लेते हैं, तो ये भी उसमें हेल्प करती है। रेड नोटिस के थ्रू उन मेंबर्स को नोटिफाई किया जाता है। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उस कंट्रीज के अंदर बड़े पॉलिटिकली बड़े पावरफुल होते हैं। जैसा यहाँ पे अगर एफआईए को रिक्वेस्ट की जाए अमेरिका की तरफ से या किसी और आर्म से कंट्री की तरफ से, कह लें कि जी जरदारी साहब को अरेस्ट करके लाना है, या किसी बहुत बड़े पावरफुल इंसान को जो है मोहसिन नकवी साहब को जो है वो अरेस्ट करके आपने पेश करना है, तो वो एफआईए करेगी? कभी भी नहीं करेगी। तो वो क्या होता है कि इट डिपेंड्स कि वो आम तौर पे तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स हैं कि वो लिमिटेशन है इसकी, कि वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती। इंटरपोल ऑल्सो डिसेमिनेट्स क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड डाटा। ठीक है, ये टाइमली मैनर में जो उनके पास टेररिज्म से रिलेटेड, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन, करप्शन से रिलेटेड आती रहती है, मनी से रिलेटेड, उसको वो क्या करते हैं कि वो 4 लैंग्वेजेस के अंदर जो है उसके नोटिस तमाम मुल्कों में अपने मेंबर स्टेट्स को भिजवाते हैं, विच इज अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, इन 4 लैंग्वेज। अच्छा, ये मुख्तलिफ नोटिस हैं इसके जी, जो कि आप पढ़ लीजिएगा कि ये रेड नोटिस होता है अरेस्ट के लिए, येलो नोटिस होता है मिसिंग लोगों के लिए, ब्लू कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए होता है, ब्लैक होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं उसके लिए,
ग्रीन नोटिस होता है वार्निंग या क्रिमिनल इंटेलिजेंस कोई आप भेज रहे हैं उसके लिए। ऑरेंज क्या होता है, पब्लिक एंटिटीज को डिस्गाइज वेपन्स या कोई बॉम्ब्स वगैरह जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड होता है। पर्पल नोटिस जो होता है वो प्रोसीजर, वो नॉर्मल जो मोडस ऑपरेंडाई या प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट्स और हाइडिंग प्लेसेस ऑफ क्रिमिनल्स के, क्रिमिनल्स किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, वो किन प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके पर्पस क्या है, उनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, ये पर्पल नोटिस के थ्रू जो है वो सर्व होता है। अच्छा जी, कोशिश कीजिएगा, अभी टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कि आप ये यूरोपोल, यूएनओडीसी और यूएनएफआई, यूएनएस, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी बड़ी सिंपल है और इसमें सारी डिटेल दी हुई है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हुआ, कुछ आप पूछना चाहें, आप कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें सारी वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो लिखा हुआ है, ताकि हम जो है वो कल सेक्शन 4 स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अब कल का लेक्चर है हमारे पास और आगे 2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स में हमारे इंशाल्लाह हम जो है वो लास्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट करें। और फिर उसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप वैसे मुझसे जो है वो पूछ सकेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एकेडमी में यही लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल। चलें जी, अभी जो है वो क्लास कंक्लूड करते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कल मुझसे पूछ लीजिए। अभी अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।